गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका एमसीक्यू फॉर्म में है और सभी प्रश्न क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं यह जो आपका सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त 2023 को, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ये आपका सीडीपी का चैप्टर वाइज है, और जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बहुत सारा क्वेश्चन को जो है आपका किसी न किसी अन्य जो टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से पूछा हुआ है, और बहुत सारा क्वेश्चन सीटेट का एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपका इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो सभी प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आज का जो टॉपिक है सीडीपी का, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है आज का टॉपिक क्या है, सीडीपी का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो टॉपिक है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो यह टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये जो चैप्टर आपका है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो ये आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, जो आपका चैप्टर है सीडीपी का। तो ये जो सीडीपी का जो चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो चैप्टर है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, इसी से ये प्रश्न है, और ये आपका चैप्टर वाइज ही आपका क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसमें आपका समावेशी शिक्षा का सिद्धांत से ही क्वेश्चन को आज इस क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे। तो ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बच्चों के, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है जो 2009 के लिए लागू है, तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए जो लागू है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चों के लिए जो है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो वह लागू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, जिसको अंग्रेजी में आपका बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। तो ये जो इसके आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो
एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा भाग जो हुआ सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा रटने को महत्व प्रदान न करना। यह आपका क्या है, वो सम्मिलित नहीं है। रटने को महत्व प्रदान न करना यह क्या है, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों का वो भाग नहीं है। ये जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो एक अध्यापक की दृष्टि में जो है वो आपका प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये आपका ये जो कथन है यह क्या हुआ, सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह क्या है, एक अध्यापक की दृष्टि में जो है वो सबसे अच्छा कथन है जो सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। चलिए तो 4 का ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, जिसको एनसीएफ बोलते हैं, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, यह क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी, 5 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की 200 से अधिक है तो विद्यार्थी आवश्यक जो अध्यापक का अनुपात है, विद्यार्थी आवश्यक अध्यापक का जो अनुपात है यह कितना है, 40, एक टीचर पर 40 विद्यार्थी। ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यह आपका विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात है, एक शिक्षक में 40 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। एक शिक्षक और 40 विद्यार्थी का वो जो वो अनुपात है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन आपका, 7 नंबर क्वेश्चन आपका इसका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वालिटी डायमेंशन, शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किसको महत्व अधिक दिया गया है? तो इसका जो और ऑप्शन जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 7 का सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, सी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है किसको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। ऑप्शन नंबर सी 7 का सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक जो ऑप्शनल होता है, यह भी आपका सुझाव है। विद्यालयिक शिक्षा की विभिन्न अवस्था, डिफरेंट स्टेज जो है वो स्टेज पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन करना, यह भी आपका सुझाव है।
और प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, ये भी क्या है उसका एक सुझाव है। तो आपका इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 8 का डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में जो है वो परीक्षा संबंधी जो सुझाव दिया गया है, क्या सुधारों को सुझाव दिया गया है, तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, फिर दूसरा विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन हो, फिर आपका प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को भी ऐच्छिक में लिया जाए। तो इस तरह का आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का वो परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाव दिया गया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इस तरह का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो पढ़ने के लिए जो व्यू रचना अधिक उपयुक्त है, तो क्या है, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी 9 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, निःशक्त बालकों चिल्ड्रेन विथ डिसएबिलिटीज। निःशक्त बालकों किसको बोलते हैं, चिल्ड्रेन विथ डिसएबिलिटी। जो आपका जो डिसेबिलिटी जो बालक होता है की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, मुख्य समावेशित शिक्षा द्वारा। मुख्य समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य समावेशित शिक्षा द्वारा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है वो इसके द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 9-10 का क्या हो जाएगा, ए। डिसेबिलिटी जो बालक होता है इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा हुआ जो है शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। चलिए, तो 10 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, शारीरिक निरोगता फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। आपका जो फिजिकल हैंडीकैप जो होता है, विकलांग जो व्यक्ति होता है, उसके लिए जो रक्षा तंत्र का जो सबसे संतोषजनक क्या होगा, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका तदात्मीकरण ये भी नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होगा, विवेकीकरण रैशनलाइजेशन भी नहीं होगा, अतिकल्पना फैंटेसी ये भी नहीं होगा। तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 11 का क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए जो है वह कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 के तहत एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितना, तो उसके लिए जो किया गया है 45 घंटे। कितना, 45 घंटे कम से कम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक अध्यापक को कम से कम, मतलब हर सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह जो है एक वन वीक में, एक सप्ताह में जो है आपका कम से कम 45
घंटे का जो वो क्या है, एक अध्यापक को शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है एक अध्यापक को न्यूनतम कार्य घंटा कितना दिया गया एक सप्ताह में, 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी, एक 1 वीक में 45 आवर का जो वो टीचिंग का वो निर्देश दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक अध्यापक को कम से कम सप्ताह में 45 घंटा चलिए शिक्षा का कार्य करने का। चलिए 12 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट, देखिए एनसीएफ 2005 में लागू हुआ। एनसीएफ कब 2005 और राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या पारित हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व का पूरा करना होगा, तो किस दायित्व को पूरा करना होगा, तो ये जो आपका इनमें से सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें क्या है, एक अध्यापक को कितने सारा दायित्व को पूरा करना होगा, तो आपका विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, यह पहला आपका दायित्व है दिया गया है शिक्षक को। दूसरा दायित्व है आपका पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। तीसरा दायित्व है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये 3 दायित्व जो आपका दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 जो है, इसमें एक अध्यापक को, एक टीचर को यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना है, नहीं आपका टाइम पर क्लास स्कूल आना है, फिर आपका जो सिलेबस जो आपका क्या है वो संचालन कर पूरा करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, फिर आपका जो टोटली जो कंप्लीट सिलेबस को मतलब समय पर यानी टाइम पर क्या करना, उसको कंप्लीट करना होगा। जितना भी टोटल होल सिलेबस को क्या करना है, टाइम पर वो उसको कंप्लीट करना है। यह सभी बात उसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है इसमें एक अध्यापक को यह दायित्व दिया गया है। चलिए तो हो जाएगा आपका ए बी सी सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए 13 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी इनलिस्टेड किया गया। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसको क्या किया गया, इनलिस्टेड किया गया है, मतलब उसको सूचीबद्ध किया गया है। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ऑप्शन नंबर डी इसको क्या कर दिया है, एनसीएफ 2005 में शांति की शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए इसको इनलिस्टेड किया गया, ऑप्शन नंबर डी 14 का डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। क्या बातचीत किया गया, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई, किस पर बातचीत की गई है, विद्यार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर, ऑप्शन नंबर सी लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक, मतलब विद्यार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित की ओर जो आपका बातचीत की गई है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 15 का सी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधारों को सुझाया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत
परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सतत, इसको निरंतर बोलते हैं, सतत या फिर निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्प्लीहेंसिव इवोल्यूशन। ये जो परीक्षा सुधारों में जो सुधार को सुझाया गया है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्पेयरहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूस सत्तू क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 16 का। ले अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 17 का ए। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर ए 17 का ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? तो जो आपका 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का 18 का बी इसका सही हो जाएगा, 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ये आपका क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया है। तो वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? तो वर्तमान में जो है निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा कहा गया है। क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चा जो है आपका, उसके लिए शिक्षा के लिए क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा। निःशक्त बच्चों के लिए क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अगला प्रश्न तो 19 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार राइट टू आरटीई जो आपका है 2009, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका 45 घंटे। कितना? 45 घंटा। ऑप्शन नंबर बी कम से कम कितना? 45 घंटा, 45 आवर। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 5 के लिए शिक्षक की प्रति सप्ताह जो है वो हर सप्ताह कुल कितने घंटे का योजना बनाकर कार्य करना है? तो 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी 45 आवर। आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये आपका आरटीई जो है इसका फुल फॉर्म है। आरटीई जो 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में होता है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है आपका एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम न्यूनतम 45 घंटे का कार्य करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किसके लिए लागू नहीं होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो किसके लिए नहीं लागू होता है? 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो किस वर्ष के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है? तो 14 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 21 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? एनसीएफ का जो मार्गदर्शी सिद्धांत कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह क्या है? जो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो एक भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, एक भाषा के लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में यह हुआ कितनी भाषा के लिए निहित है? तो एक भाषा के लिए। ऑप्शन नंबर ए, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, एक भाषा के लिए। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो आपका अनुच्छेद 30 का 1, ऑप्शन नंबर सी का सी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। अनुच्छेद 30 का 1, 30(1) यह अनुच्छेद है 30(1) जो है क्या हुआ? धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकता है, यह अनुच्छेद 30(1) के अनुसार। चलिए तो 24 का सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन आपका, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या है? तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, वो क्या है? समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए, 25 का क्या हो जाएगा? हाँ, कक्षा 1 में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो क्या है? देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी। 26 का डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे वगैरह सभी बच्चों को शामिल करती है। ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। 26 का डी। 26 का क्या हो जाएगा? डी। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो 26 का डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी 27 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है अब 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है आपका क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिलें, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूर्णता की सुनिश्चित करेगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 28 का क्या हो जाएगा? डी। उचित सरकारें दाखिलें, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर डी 28 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो उचित सरकारें दाखिलें, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन नंबर डी 28 का डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो इसका आंसर होगा आपका सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन नंबर ए। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 29 का ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण का। ऑप्शन नंबर ए। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण की। ऑप्शन नंबर ए। 30 का क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। एक समावेशी विद्यालय क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर गमन करता है। ऑप्शन नंबर क्या है 31 का ए हो जाएगा। 31 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समावेशी विद्यालय क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 का क्या हो जाएगा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बत्तीस नंबर क्वेश्चन। CBSE विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 32 का सी आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करती है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका 32 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। एक समावेशी विद्यालय क्या है। तो आपका विद्यार्थियों की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक समावेशी विद्यालय जो है आपका आता है इंक्लूसिव स्कूल। एक समावेशी विद्यालय क्या होता है विद्यार्थियों की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर क्या है ए इसका सही हो जाएगा 33 का ए। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा कथन गलत है। तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ऑप्शन नंबर सी 34 का सी आंसर हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ऑप्शन नंबर सी 34 का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका NCF 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार जो है कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का जो तरीका होना चाहिए यह किस तरह का होना चाहिए। तो प्रेक्षण के आधार पर ऑब्जर्वेशन के बेस्ड होना चाहिए। प्रेक्षण के आधार पर कैसा होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी 35 का क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर क्वेश्चन आपका है के मासीबो इन्हें CBSE का शॉर्ट नाम लिखा हुआ है केंद्र
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, सेंट्रल जो आपका जो सीबीएसई जो है आपका केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में जो बच्चा का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो क्या चीज़ का अपेक्षा की जा सकती है? तो वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। ऑप्शन नंबर ए, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। ऑप्शन नंबर ए 36 का क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड, तो ये जो आपका सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसका जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 37 आपका, एक समावेशी कक्षा हुआ है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमकर्ता का अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी, ये आपका रिपीट कर गया ये क्वेश्चन, आपका आगे भी यह क्वेश्चन हो गया है। तो एक समावेशी कक्षा हुआ है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका 37 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये इसका सही हो जाएगा 38 का ए। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना। ऑप्शन नंबर ए 38 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था तो आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए 39 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है आपका आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। ऑप्शन नंबर सी 40 का क्या हो जाएगा? सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि बना है कब? 2009 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? शिक्षा में समावेशन का अर्थ है आपका सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ऑप्शन नंबर डी। 41 का क्या हो जाएगा? डी। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। तो इसका आंसर होगा आपका
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह बच्चे के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा संसाधनों को पहचानने में सहायता करती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है कि यह बच्चे के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा जो है समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह बच्चे के परिवार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो 42 का सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है। तो 43 का जो आंसर होगा आपका, 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, व्यवस्था बच्चे। मतलब समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। मतलब हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। मतलब समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बदलना है या फिर हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है, यानी अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन जो आपका, या फिर जो आपका मैनेजमेंट है, जिस तरह का व्यवस्था है उसके अनुसार आपको ढलना है। समावेशी शिक्षा यही उसको बताता है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था या फिर बच्चे के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 43 का ए। अगला प्रश्न है आपका एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है आपका? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 44 का ए। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर ए, 44 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन आपका, इसका जो 45 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्यक्रम के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 45 का क्या हो जाएगा? सी। बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 45 का सी। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 46 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, संसाधन। अब अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। समावेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में
नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो 47 का सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठचर्या, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, 48 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 49 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो क्या हो, तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो 49 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में शिक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, यह क्या है, तो सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 50 का डी। 50 का क्या हो जाएगा, डी। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा, 50 का डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितना है, तो 45 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु जो प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितना है, तो 45। कितना है, 45। तो 51 का क्या हो जाएगा, सी 45 घंटे, कम से कम 45 घंटे। अगला प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बल देता है, एनसीएफ 2005 बल देता है, किस ओर बल देता है, तो कार्य करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 बल देता है कार्य करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 कार्य करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 52 का ए। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा इंगित करनी है या करती है, किसकी ओर इंगित करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए ही स्कूल। समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ऑप्शन नंबर बी, 53 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है तो समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 54 का ए। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर। ऑप्शन नंबर ए, 54 का क्या हो जाएगा, ए, समुदाय के समर्थन पर। अगला प्रश्न है आपका एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, तो एनसीटीई का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
NCTE का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 55 का सी आंसर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE का फुल फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न आपका है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या आपका? विशेष हुआ सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो विशेष हुआ सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 56 का सी। अगला प्रश्न आपका 57 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते हैं समय विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, 57 का है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री की चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 57 का ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन आपका, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 58 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 59 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर डी 59 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न और इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है, जो कि आपका टोटल क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। जो सभी प्रश्न क्या है, सीटेट जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन आपका आप देख रहे हैं, CDP का आपका टॉपिक है आपका समावेशी शिक्षा का सिद्धांत का लास्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है आपका, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या का न होना। ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 60 का क्या है? डी। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 60 जो आपका इम्पोर्टेंट आपका MCQ क्वेश्चन था, जो कि आपका टोटली क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है, जो कि आपका CDP का चैप्टर था आपका समावेशी शिक्षा का अधिकार। तो इस वीडियो में 60 क्वेश्चन ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और भी चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।